हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सुन ही सकते हैं, मेरी आवाज़ फटके 4 हो चुके हैं और जिस वजह से मैं इतने दिनों तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। ओके, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा हमारे फ़ैन फिक्शन पर आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं एक न्यू फ़ैन फिक्शन लाने वाली थी, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। ये एक वांगशन फैन फिक्शन होने वाला है और एक मॉडर्न फैन फिक्शन होने वाला है। लेकिन इस फैन फिक्शन में ट्विस्ट ये है कि वांग जी जो होगा वो मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करेगा, लेकिन जो विंग होगा वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड से बिलोंग करेगा। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में एक मिथ है। उस मिथ के अनुसार अगर किसी ओमेगा को 18 साल के हो जाने के बावजूद भी उसका सोलमेट ना मिले, तो फिर ये माना जाता है कि उसका सोलमेट या तो मर चुका है या फिर उसका सोलमेट किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करता है। लेकिन अगर 20 साल के होने के बावजूद भी वो ओमेगा अपने सोलमेट के पास ना पहुँचे, तो फिर उस ओमेगा को किसी और एक अल्फ़ा के साथ, जिसका ओमेगा ना मिला हो, उस अल्फ़ा से शादी करवा दिया जाता है। एंड विंग के साथ भी सेम हुआ है। विंग अभी 20 साल का है, लेकिन अभी भी ना ही उसका सोलमेट मिला है, और अगर उसका सोलमेट किसी और वर्ल्ड से बिलोंग भी किया करा हो, तो भी विंग अपनी सोलमेट के पास अभी भी नहीं गया है। इस वजह से उसके वर्ल्ड के लोगों को ऐसा लग रहा है शायद विंग का सोलमेट मर चुका है, जिस वजह से विंग का शादी किसी और अल्फ़ा के साथ तय करवा दिया गया है, जिससे विंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विंग को भी नहीं पता कि उसके सोलमेट असल में कैसा है। लेकिन जिस दिन विंग का शादी है, उसके पहली रात ही विंग अपने अल्फ़ा के पास पहुंच जाता है और उसके अल्फ़ा के साथ उसका एक बहुत ही हीटेड मोमेंट बिताना पड़ता है। वो एक मजबूरी के कारण होता है। लेकिन दूसरे दिन ही जो उसका अल्फ़ा होगा, लान वांगजी, वो विंग को मारने से इनकार कर देता है। लेकिन हिस्टोरिकल विंग वांगजी को छोड़ने से मना कर देता है। पहले तो वो इस मॉडर्न वर्ल्ड का कुछ भी नहीं जानता था, और दूसरी बात, वो एक ओमेगा है, वो ऐसे ही अपने अल्फ़ा को नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से वो वांगजी को बार बार समझाने की कोशिश भी करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक ओमेगा है। लेकिन वांगजी विंग की बात को कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि वांगजी मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करता है, और मॉडर्न वर्ल्ड में ओमेगा और अल्फ़ा, इन दोनों जेंडर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और वांगजी को भी इस जेंडर के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम इस फैन फिक्शन में देखेंगे वांगजी को कैसे ओमेगा विंग से प्यार होता है। तो हम अपने न्यू फैन फिक्शन अ ब्लूमिंग क्रिस्टल का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में ही हमें विंग दिखाया जाता है। विंग एक 20 साल का ओमेगा है जो लान कबीले से बिलोंग करता है। असल में विंग बहुत छोटा था, तभी उसका पेरेंट्स एक हादसे में मारा जा चुका था, और तब लान चिरन विंग को अपने साथ लान कबीला लाया था। पहले तो विंग बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता था, बहुत ज़्यादा नॉटी था। लेकिन जब जब वो बड़ा होता गया, लान कबीले के स्ट्रिक्ट नियम की वजह से उसे धीरे धीरे अपने शैतानियाँ कम करना पड़ा, और धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा शांत और ओबीडियंट चाइल्ड बन गया। अभी विंग लान चिरन का फेवरेट चाइल्ड है। विंग जब 18 साल का हुआ था, तब उसे कोई भी सोलमेट नहीं मिला था, जिस वजह से लांचरन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। जिस वजह से उन्हें लगा था कि उन्हें विंग का शादी किसी और कबीले में तय कर देना चाहिए। इसी वजह से जब विंग 20 साल का हुआ, तब उन्होंने विंग का शादी जिन कबीले का बड़ा बेटा जिन जिशुन के साथ तय कर दिया। उन्हें पता था कि जिन जिशुन का एक सोलमेट है जो मारा जा चुका है, और इसी वजह से लान कुरान और जिन गोंगशान मिलकर विंग और जिन जिशुन का शादी फिक्स कर दिया था। लान कुरान को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जिन कबीला काफ़ी ज़्यादा बड़ा और रिच कबीला था, और विंग को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि लान कुरान उसके लिए जो ठीक करेगा वो उसके लिए बेस्ट ही होगा। विंग अपने कमरे में बैठकर अपनी वेडिंग ड्रेस को देख रहा था। नेक्स्ट डे उसका शादी है। वो अपने वेडिंग ड्रेस को देखते हुए यही सोच रहा था कि उसे क्यों अपना सोलमेट नहीं मिला। क्या सच में उसका डेथ हो चुका है, या फिर वो किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करता है। विंग को पता नहीं उसके सोलमेट के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो सच में चाहता था कि वो एक बार तो अपने सोलमेट से ज़रूर मिले। लेकिन शायद सबकी किस्मत में अपना सोलमेट नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो अपनी ड्रेस पर अपने हाथ को फिराता है, फिर एक स्माइल करके उस ड्रेस को अपनी जगह पे रखता है।
फिर अपने रूम की लाइट को बंद करके सोने के लिए जाने ही वाला था कि उसे महसूस होता है कि कोई चीज़ तो है जो उसके रूम के आसपास घूम रहा है। विंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि असल में अचानक से क्या हो गया, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो देखता है उसके सीलिंग के ऊपर एक राउंड कलर का ब्लैक होल बन चुका है जो उसको उस होल की तरफ खींच रहा है। विंग को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब विंग को महसूस होता है कि वो ब्लैक होल विंग को अपनी तरफ और भी बहुत ही स्ट्रांगली खींच रहा है और विंग उसके अंदर जा सकता है, तो वो तुरंत ही चारों तरफ देखने लगता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके आसपास कुछ नहीं था। वो भाग के अपने बेड की तरफ जाता है अपने बेड को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। तब तक वो ब्लैक कलर का बड़ा सा होल विंग को अपनी तरफ खींच लिया था और विंग उसके अंदर जा भी चुका था। विंग के उसके अंदर जाते ही वो होल तुरंत ही बंद हो जाता है और वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, जैसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। अब हमें मॉडर्न वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बड़े से क्लब में एक पार्टी चल रहा है। वहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तभी हमें लान वांगजी को दिखाया जाता है जहाँ जो वही एक काउच पे बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है। लान वांगजी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस पूरी दुनिया से कोई रिश्ता ही ना हो। वो बस ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और वांगजी के पास बैठते हुए कहता है, हे बर्थडे बॉय, क्या तुम आज डांस नहीं करने वाले? ओ डूड प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि तुम आज भी पूरी रात ड्रिंक करके बिताने वाले हो। ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ से उस ड्रिंक को लेने ही वाला था कि वांगजी उसके हाथ से उस ड्रिंक को हटाते हुए कहता है कि मुझे अनॉय मत करो, जाओ यहाँ से। तभी वो लड़का कहता है, फाइन, मुझे क्या, बर्थडे तो तुम्हारा है। अगर तुम अपने डे को इस तरह से बर्बाद करना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। ऐसे कहते हुए वो अपनी जगह से उठता है और फिर से उस डांसिंग स्टेज पे चला जाता है। वांगजी फिर से अपना ड्रिंक पीने ही लगता है कि उसके पास फिर से एक लड़की आके बैठता है और कहती है कि हे वांगजी, क्या कर रहे हो? अकेले ड्रिंक कर रहे हो? क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? ऐसे कहते हुए वो अपनी ड्रिंक्स की ग्लास को वांगजी की तरफ बढ़ा देता है उसे टॉस करने के लिए, लेकिन वांगजी उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और फिर से पीने लगता है। आज वांगजी का 20th बर्थडे है। जब वांगजी 8 साल का था तभी वांगजी के मदर और फादर का डिवोर्स हो चुका था। अब वांगजी के फादर का एक न्यू वाइफ भी है जिससे वांगजी बेतहा नफरत करता है। वांगजी अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी मदर भी उसके फादर की वजह से वांगजी को छोड़ के चला गया। वांगजी को तो ऐसा ही लगता है, जिस वजह से वांगजी की फादर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और हमेशा वांगजी की फादर जो नहीं चाहता वांगजी वही करता है, जिससे कि उसकी फादर उससे डांटे और उससे गुस्सा करे, और वांगजी को इन सब से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वांगजी की मदर की फैमिली एक बहुत ही रिच फैमिली थी, जिस वजह से वांगजी की मदर जब वांगजी की फादर और वांगजी को छोड़ के चली गई थी तो वांगजी की मदर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वांगजी के नाम कर दिया था, और जब वांगजी 18 साल का हुआ था तब सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे डायरेक्ट आ चुका था। वांगजी जब 18 साल का हुआ था तब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था, जिस वजह से वांगजी को समझ आ चुका था कि अब से उसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमसे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो बस वांगजी की पैसे के लिए उसके दोस्त बनने आएंगे, जिस वजह से वांगजी सबसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने लगा था और वो लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता था, क्योंकि उसे लगता था लड़कियां हमेशा वांगजी को उसके पैसे के लिए फंसाने की कोशिश करेगा, और ऐसा बहुत बार हो भी चुका है, लेकिन वांगजी हमेशा किसी न किसी तरह बच निकला है। इसी वजह से वांगजी अपना पूरा ध्यान रखना था कि कोई भी लड़कियां वांगजी को फंसा ना सके। आज वांगजी का बर्थडे है और वो क्लब में आके अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट भी कर रहा है। तभी उसका कॉलेज का ही एक लड़की किंगसू वांगजी के पास आके बैठता है और वांगजी से बात करने की कोशिश करता है। किंगसू उसके कॉलेज का एक बहुत ही क्यूट लड़की है, लेकिन वांगजी को वो किसी भी तरह से इंटरेस्टिंग नहीं लगता। वांगजी को वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है, लेकिन किंगसू ने जब वांगजी को फर्स्ट टाइम कॉलेज में देखा था वो वांगजी के पीछे हाथ धो के पड़ गया था, क्योंकि उसे वांगजी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और रिच लगा था। किंगसू वांगजी के पास ही बैठी हुई थी और वांगजी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांगजी बस उसे इग्नोर कर रहा था। तो ये किंगसू पाउट करते हुए कहता है कि लान वांगजी, तुम अब इतना भी मीन मत बनो, देखो
एक क्यूट लड़की कब से तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इतना भी मीन मत बनो, मेरी तरफ देखो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन वांग जी को जब महसूस होता है कि कोई और इंसान उसके ऊपर हाथ रखा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो घूर के किंगसू को देखता है। वांग जी की ऐसी नज़र को देखकर किंगसू की पूरी बॉडी में शिवर दौड़ जाता है। वो तुरंत ही अपने हाथ को हटाता है और अपने गले को ठीक करते हुए कहता है देखो, मैं तो बस तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें थोड़ा कंपनी दे दूँ और तुम्हें थोड़ा सा इंजॉय फील करवाओ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। किंगसू के जाते ही वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है। उसके बाद अपनी ड्रिंक्स को फिर से उठा लेता है और पीने लगता है। वो अपनी ड्रिंक्स को फिनिश करता है। उसके बाद वहाँ पर बैठ के अपने फ़ोन को देखने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसका सिर धीरे धीरे भारी होने लगता है। उससे पहले तो समझ नहीं आया कि उसके सर अचानक से भारी क्यों हो गया। वो धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सर पर फहराने लगता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो टेबल की तरफ देखता है। तो वो देखता है उसके टेबल के सामने में भी एक ड्रिंक पड़ा हुआ है जो शायद वांग जी का ही था। वो सोचता है डैम इट, उसने क्या कर दिया। वो तुरंत अपनी जगह से उठता है और अपने फ़ोन में किसी को कॉल करता है। उसको कॉल करते ही वो तुरंत ही उसके फ़ोन को पिक करता है। कहता है वांग जी, तुम ठीक तो हो ना। तभी वांग जी उस इंसान की बात को काटते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी बटरफ्लाई क्लब के पार्किंग लॉट में आओ, मैं अपनी कार में वेट कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को काटता है और तुरंत ही उस क्लब से निकल जाता है। उसके सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था और उसके पैर भी लड़खड़ाने लगा था। वो किसी न किसी तरह पार्किंग लॉट पे पहुंचता है और अपनी कार में बैठकर अपनी कार की सारी डोर को लॉक कर देता है। वो कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता था। असल में किंगसू ने अपने ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, जो ड्रिंक उसने वांग जी के टेबल पे छोड़ के आया था। उसने जानबूझ के ऐसा किया था कि वांग जी गलती से उसके ड्रिंक को पी ले और ड्रग्स के नशे की वजह से किंगसू वांग जी का फ़ायदा उठा सके। वांग जी को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, लेकिन अतीत के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी कार में जाता है और ख़ुद को लॉक कर देता है, जैसे कि कुछ गलत ना हो जाए। कुछ ही देर में वहाँ पे एक इंसान पहुँचता है। वो वांग जी की कार की डोर को नॉक करते हुए कहता है, वांग जी, मैं हूँ, क्या तुम ठीक हो। वांग जी बहुत ही गहरी गहरी सांस ले रहा था। तभी वांग जी सामने की ड्राइविंग सीट को खोलता है। वो इंसान तुरंत ही ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, जल्दी से घर में चलो, मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया है। ये सुनते ही वो इंसान थोड़ा सा पैनिक कर देता है। वो तुरंत ही कार को स्टार्ट करता है और थोड़ी ही देर में वो लोग एक मेंशन के सामने पहुंच जाता है। ये मेंशन वांग जी की मदर का था, जिसका नाम था जिंगशी मेंशन। ये मेंशन से वांग जी की बहुत सारी यादें जुड़ा हुआ था, जिस वजह से वांग जी चाहते हुए भी अपनी मदर की मेंशन को कभी नहीं छोड़ सकता था। वो दोनों उस मेंशन के सामने पहुंचता है। तभी वो इंसान उस कार को पार्किंग लॉट पे पार्क करता है और तुरंत ही वांग जी के साइड जाके वांग जी को हेल्प करता है बाहर निकलने। वांग जी की सांसें काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका था। वो तुरंत ही रूम में चला जाता है और ख़ुद को रूम में लॉक कर देता है। वो इंसान जब वांग जी को ठीक से उसके रूम में पहुंचा देता है तो वो इंसान उस मेंशन से बाहर निकल जाता है, फिर उस मेंशन से चला जाता है। अब हमें वांग जी का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी अपनी बेड पे लेटा हुआ था और अपनी शर्ट की बटन को खोल रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था। वांग जी अपने मन में यही सोच रहा था कि वो इतने बड़ा गलती बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। उसे समझ जाना चाहिए था कि जब किंगसू उसके पास आ रहा था कि उसका इरादा कुछ ठीक नहीं होगा। वांग जी अपने मन में इसी तरह खुद को कर्ज कर ही रहा था कि तब उसे एक बहुत ही स्वीट सा स्मेल महसूस होता है। वांग जी को समझ नहीं आया कि उसके रूम में अचानक से इतना स्वीट सा स्मेल कैसे महसूस हो रहा है। वो उस स्मेल को इनहेल करते हुए अपने बेड से उड़ जाता है और अपने रूम के चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसके कानों में किसी की कढ़ाने की आवाज़ आता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब कहाँ से आ रहा है। वो धीरे धीरे उस आवाज़ को और उस स्मेल को इनहेल करते हुए उस डायरेक्शन को फॉलो करने लगता है जिस डायरेक्शन से वो सब आ रहा था। वांग जी जब फॉलो करते हुए उस तरफ जाता है तो वो देखता है उसके रूम के सोफ़े के कॉर्नर में एक इंसान पड़ा हुआ है। वो उस इंसान को देख के वांग जी को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि वो इंसान एक वाइट कलर के लॉन्ग हानफों में है
और उस इंसान का बाल बहुत ज़्यादा लंबा है जो उसकी कमर तक आ रहा था। उस इंसान के बालों में एक वाइट कलर का रिबन बंधा हुआ था और वो इंसान अभी उस सोफ़ा के कॉर्नर पे खुद को जकड़े हुए बहुत बुरी तरीके से कढ़ा रहा था। जैसे उस इंसान को देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। वांग जी पहले से ही ड्रग्स के नशे में था। उसके ऊपर उस इंसान से आते हुए वो स्वीट स्मेल, वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने दिमाग को खो बैठ रहा है। वो अपने सोचने समझने की ताकत को खो रहा था। वो फिर भी एक गहरी सी सांस भरता है, फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। जब उस इंसान को वांग जी की आवाज़ आता है, वो धीरे धीरे अपनी आँखों को उठाकर वांग जी की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि उसके सामने एक हैंडसम सा पर्सन खड़ा हुआ था। वो इंसान की आंखें बहुत ज़्यादा नम था और वो अपनी टेढ़ी आई से वांग जी की तरफ देख रहा था। उस इंसान का पूरा फेस पसीने से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे देख के ही कहा जा सकता था कि उसकी जैसा ब्यूटी इस दुनिया में दूसरा मिलना काफ़ी मुश्किल है। वांग जी उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, ये ब्यूटीफुल पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। वांग जी के दिमाग में एक बार ये सोचने के लिए मजबूर वो ज़रूर होता है कि असल में क्या ये लड़का है या लड़की, क्योंकि विंग एक ओमेगा था और उसकी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टैनी और स्मॉल था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन विंग फिर भी कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी टेढ़ी आई से वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग के ऊपर से आते हुए वो खुशबू, वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वांग जी शायद अपने सेंस खोने ही वाला है। वांग जी को अब अपनी लिमिट क्रॉस होते हुए महसूस हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही विंग से थोड़ा सा दूर जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ से निकल जाओ। विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और धीरे धीरे वांग जी की तरफ आने लगता है। विंग जितना वांग जी के करीब आ रहा था, वांग जी को विंग के ऊपर से आते हुए वो खुशबू और भी ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हो रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा कि विंग को असल में हुआ क्या है, फिर इंसान उसकी तरफ क्यों आ रहा है। फिर विंग अपने कांपते हाथों से वांग जी की कॉलर को पकड़ता है और उसकी नेक को इनहेल करते हुए कहता है, अल्फ़ा। ये सुनते ही वांग जी शॉक हो जाता है। वो सोचते हैं, अल्फ़ा, ये क्या चीज़ है। वांग जी को समझ नहीं आता, लेकिन वो तुरंत ही विंग के हाथ को अपनी कॉलर से हटाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे ऊपर से ऐसे स्मेल क्यों आ रहा है, मुझसे दूर रहो, देखो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम बाद में रिग्रेट करोगे। लेकिन विंग कोई भी जवाब नहीं देता। वो वांग जी के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाता है और फिर से वांग जी की कॉलर को पकड़ता है, फिर से उसके नेक को इनहेल करते हुए कहता है, अल्फ़ा। फिर वो वांग जी के लिप्स के करीब जाता है और फिर से कहता है, माय अल्फ़ा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के लिप पर किस कर देता है। वांग जी पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो पहले विंग को अपने से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है ये ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ही पलों में वांग जी अपना सेंस खो बैठता है और वो भी विंग को किस करने लगता है। वांग जी बहुत ही रफली विंग के सारे रोफ को विंग की बॉडी से अलग कर देता है, फिर विंग को तुरंत ही उठा के बेड पे फेंक देता है। वांग जी के ऐसे सडन रिएक्शन विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन विंग बहुत बुरी तरीके से अपनी हीट में आ चुका था। विंग को भी नहीं पता वो कैसे इस जगह से जगह पे पहुंचा और इस जगह से पहुंचते ही कैसे उसका हीट आ गया, लेकिन उसका हीट आ चुका था और अभी उसे एक अल्फ़ा की ज़रूरत था। विंग को समझ नहीं आ रहा है कि उसे इस तरह पेन क्यों हो रहा है। वो पहले भी हीट में आ चुका है, लेकिन उसे इस तरह से पेन नहीं होता, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो अगर उसे अभी उसका अल्फ़ा ना मिला तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो बस चाहता था कि उसका अल्फ़ा उसके साथ हो। वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुमने ये सब जानबूझकर किया है तो तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। ऐसा कहते हुए वो विंग की आखिरी रोप जो उसकी बॉडी में था उसे अलग कर देता है और विंग के साथ एक रफली और हंग्रीली एक्टिविटी परफॉर्म करने लगता है। वांग जी खुद भी ड्रग्स के नशे में था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हंगर महसूस कर रहा था। उसके ऊपर विंग के ऊपर से आते हुए वो स्वीट स्मेल वांग जी को और भी ज़्यादा पागल कर रहा था। विंग और वांग जी उन दोनों का ही ये फर्स्ट टाइम होने की वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन विंग अपने हीट में था, जिस वजह से उसे वांग जी का अभी नेट था, जिस वजह से उसे पेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लेजर भी महसूस हो रहा था। वांग जी और विंग वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी
वांग जी अपनी ड्रग्स के नशे के चलते और विंग अपनी हीट की वजह से एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और अपने हीट को अपने अल्फ़ा के साथ बिता लेता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अभी घड़ी में करीब सुबह के 11 बज रहे थे और सनलाइट का वो तेज़ रोशनी उस रूम में फैल रहा था। एक बड़ा सा ब्यूटीफुल सा आलीशान कमरा, और उस आलीशान कमरे के आलीशान बेड पर 2 पर्सन लेटा हुआ था। एक पर्सन की पूरी बॉडी में ब्लैंकेट से कवर हुआ था और वो पर्सन अपने आप को कडल करके सो रहा था, और दूसरा पर्सन अपने आप को फैला के सो रहा था। जो पर्सन अपने आप को फैला के सो रहा था, उस पर्सन का आँखें धीरे धीरे खोलता है। जब उस पर्सन अपने आँखों को खोलता है तो उसके आँखों के सामने उसका अलार्म क्लॉक आता है, जिस टाइम को देखकर वो पर्सन शॉक हो जाता है। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो पर्सन इतनी देर तक सोया हो। वो पर्सन तुरंत ही अपने बेड से उठता है और अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है, शिट, इतना लेट कैसे मैंने कर लिया और मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। ऐसा सोचते हुए वो पर्सन उस घड़ी को उस टेबल पर रखता है, फिर अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से निकट है, जिसे देख कर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है और वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही अपने पास देखता है, तो वो देखता है एक पर्सन उसके पास लेटा हुआ है, जिसके लंबे बाल खुला हुआ है और पूरे बेड पे फैलाया हुआ है। उस पर्सन को देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से में थोड़ी देर तक उस पर्सन को देखता है, उसके बाद अपनी जगह से उठता है, फिर अपने कपड़े को लेकर पहनने लगता है। अपने कपड़े को पहनने के बाद वांग जी उस पर्सन की तरफ जाता है और उस टेबल से पानी के ग्लास को उठाता है और विंग के चेहरे पर फेंक देता है, जिस एक्शन की वजह से विंग तुरंत ही बेड से उठ के बैठ जाता है, लेकिन तुरंत ही दर्द की वजह से खड़ा उठता है। विंग को समझ नहीं आता कि सुबह सुबह ऐसा किसने किया, क्योंकि लांकाविले में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो विंग के साथ ऐसा बिहेव करेगा। कोई इंसान इस तरह से शेमलेसली बिहेव नहीं कर सकता था। इसलिए विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी की तरफ देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया और ये पर्सन कौन है जो उसके रूम में है। विंग थोड़ी देर तक तो वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी की तरफ देखते ही उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कैसे वो अपनी रूम से गायब होके यहाँ आ गया था, कैसे वो हीट में है और कैसे वो इस अनजान पर्सन के साथ अपने हीट को स्पेंड किया। विंग को तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी उजड़ गई। विंग पहले तो थोड़ी देर तक वांग जी की तरफ देखता है और सोच समझने की कोशिश करता है कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया, क्यों उसके साथ यही सब हुआ। विंग फिर वांग जी के कमरे के आसपास देखने लगता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह कौन सा है। विंग ने पहले कभी भी ऐसी जगह नहीं देखा। विंग सोचता है ये कौन सी जगह है और यहाँ पे सब कुछ ऐसा क्यों है। विंग वांग जी के कपड़ों की तरफ भी देखता है, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। विंग को तो समझ नहीं आया कि वांग जी ये कैसा कपड़ा पहना हुआ है और वो हान वो क्यों नहीं पहना हुआ है। क्या यहाँ पे सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। विंग सोच रहा था क्या वो किसी और दुनिया में आ गया है, क्या उसका सोलमेट किसी और दुनिया से बिलोंग करता है, क्या फाइनली वो अपने सोलमेट के पास आ गया है। लेकिन उसका सोलमेट, क्या ये उसका सोलमेट है। विंग वांग जी की तरफ बहुत ही कन्फ्यूजिंगली और इनोसेंटली देख रहा था। वांग जी को विंग का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग उसकी तरफ देखकर नाटक कर रहा है और इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए गुस्से में वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर किससे आने की परमिशन दिया। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में विंग की तरफ घूरने लगता है। विंग को तो वांग जी की सब बातें समझ ही नहीं आ रहा था। विंग इनोसेंटली वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया, लेकिन क्या क्या तुम मेरे अल्फ़ा हो, क्या तुम मेरे अल्फ़ा सोलमेट हो, क्या इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। मैं तो अपने घर में था और ये कौन सा वर्ल्ड है। मैं अपने वर्ल्ड में था, लेकिन अचानक से मैं यहाँ आ गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हुए वो इस तरफ और उस तरफ देखने लगा। वांग जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी सोचता है क्या इंसान पागल है या फिर ये मेरे सामने नाटक कर रहा है। वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तभी विंग अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मेरा बर्थ नेम विंग है और कर्टसी नेम वी बुशियर और मैं लान कबीले से हूँ।
ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है और अपने सर को बो करता है। विंग अपनी जगह से खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास उसके कपड़े नहीं थे। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।